दोस्तों रशिया के लीडिंग यूनिवर्सिटीज एमबीबीएस इंजीनियरिंग और भी सारे कोर्सेज जो है उसका एडमिशन प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो जल्दी से मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इन सारे यूनिवर्सिटीज के साथ इंडीवर्ल्ड टीम का डायरेक्ट टाई अप है, कोई भी थर्ड पार्टी इन बिटवीन नहीं है, इसलिए हम आपको सबसे ज्यादा लॉजिकल और रीजनेबल रेट में जो है एडमिशन दिलाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू इन्यूएबल एंटरटेनमेंट। तो आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक है इंडिया और ईयू के बीच ट्रेड मीटिंग। रिसेंटली इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ट्रेड मीटिंग हुई है और ये इंडिया और ईयू के बीच पहली ट्रेड मीटिंग है और यूरोपियन कमीशन ने इंडिया और ईयू के बीच के इस पार्टनरशिप को आने वाले दशकों के लिए मोस्ट क्रूशियल पार्टनरशिप बताया है। और यूरोपियन कमीशन ने यह भी कहा कि आने वाले दशकों में ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप भी होगा और उनके लिए इंडिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करना एक प्रायोरिटी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो पार्टनरशिप है ये यूरोप के लिए ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल के मामले में काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंडिया और ईयू के बीच ट्रेड और टेक काउंसिल की पहली मीटिंग मंगलवार को हुई और इस मीटिंग में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर भी शामिल थे और उन्होंने इंडिया और ईयू की इस ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग को सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बताया। जो यूरोप कल तक इंडिया को रशियन ऑयल खरीद कर उसे रिफाइन करके वापस यूरोप को बेचने के लिए ब्लेम कर रहा था और वो ट्राई कर रहा था कि इंडिया रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दे और इंडिया को दबाने की कोशिश कर रहा था, वही कंट्री आज इंडिया के साथ ट्रेड मीटिंग्स करना चाहती है और इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। और वही यूरोप आज इंडिया की पार्टनरशिप को टॉप प्रायोरिटी बता रहा है और वो ये कह रहे हैं कि वो इंडिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए काफी एक्साइटेड है। बाय द वे, यूरोप को तो लाइन पर आना ही था क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर के सैवेज रिप्लाईज ने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार यूरोप और वेस्ट को सबक सिखाया है। और अब यूरोप भी ये मानता है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है और इसका मुकाबला इस वक्त कोई भी कंट्री नहीं कर सकती। और ये तो बस शुरुआत है और इंडिया इस वक्त अपने ग्रोथ के रास्ते पर है और आने वाले दशकों में इंडिया काफी टॉप पर होगा। और चाइना जो इंडिया को कम्पीट करना चाहता है वो इंडिया के आसपास भी नहीं होगा। और इस वीडियो में आप सभी ने देखा ही होगा कि यूरोप भी शायद अब चाइना का साथ छोड़ना चाहता है और वो चाइना पर अपने डिपेंडेंस को कम करने की कोशिश कर रहा है। और इस मीटिंग में डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि यूरोप और इंडिया मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं और वो एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा सकता है। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। यूरोपियन सीनियर ऑफिशियल और सीनियर इंडियन मिनिस्टर्स ट्रेड और टेक्नोलॉजी समिट के लिए पहली बार मिल रहे हैं। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी समिट दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर डिजिटल गवर्नेंस से लेकर क्लाइमेट सेविंग टेक्नोलॉजी से लेकर हर चीज पर कोऑपरेशन बढ़ाना चाहते हैं। ईयू इंडिया के साथ टेक पार्टनरशिप पर पकड़ बना रहा है। यूएस के पास पहले से ही एक सिमिलर फॉर्म है और ब्रुसेल्स को 27 कंट्रीज के ब्लॉक्स के अंदर कार्बन इंटेंसिव वेयर्स बचाने वाले फॉरेन बिजनेसेस पर प्लान्ड लेवी जैसे ट्रेड इश्यूज को पूरी तरह से नेविगेट करना होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए DW करेस्पॉन्डेंट रोजी बुचार्ड ब्रुसेल से और चारू कार्तिकेय दिल्ली से हैं। रोजी, मुझे आपसे स्टार्ट करने दीजिए। हमें ये बताइए कि क्यों यूरोप समिट को आयोजित करने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड है। ये छुपाने की बात नहीं है कि ब्रुसेल्स नए पार्टनर्स की तलाश में है और ये इस फॉर्मेट की पहली मीटिंग है, इसीलिए ये हाई लेवल एंडिंग और ईयू के पॉलिटिशियंस के लिए कुछ फेस टाइम पाने की अपॉर्चुनिटी भी है। अब ये दो बड़ी डेमोक्रेसीज हैं जिनके काफी बड़े एम्बिशंस हैं और उनके एजेंडे पर ईयू के ऑफिसर्स के अनुसार मैं भी ये कह रही हूँ कि वो एक डिजिटल टेक्नोलॉजी पर कॉपरेशन पर बात करेंगे ताकि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एक कॉपरेशन और वेस्ट मैनेजमेंट पर भी सेमीकंडक्टर्स पर एक्सचेंज हो। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ बिग पॉइंट्स हैं। कि ईयू के पास एडवांटेज रिसर्च और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं, ये इंडिया के पास भी है, लेकिन जब वर्कफोर्स के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात आती है तो इंडिया सच में आगे है। इसीलिए जब आप किसी बिजनेस लीडर और ग्रुप से बात करते हैं तो वो कहेंगे कि ये एक परफेक्ट मैच है और ईयू के लिए बिजनेस पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ने का एक बहुत ही अट्रैक्टिव मौका भी है। चारू, दिल्ली से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इंडिया इससे क्या पाना चाहता है? इसे जनरली भारत और यूरोप के बीच ट्रेड रिलेशनशिप बनाने के बजाय एक और अटेम्प्ट के रूप में देखा जाता है। अब हम सभी ये जानते हैं कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए काफी सालों से बातचीत चल रही है। इनफैक्ट वो रुका हुआ था और टॉक्स कई सालों से नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें हाल ही में रिन्यू किया गया है और इंडिया उन टॉक्स को पूरा होते देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। इनफैक्ट फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, जो कि इस वक्त ब्रुसेल्स में है, उन्होंने कहा कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो ये एक गेम चेंजर साबित होगा। इसीलिए एसेंशियली भारत यूरोपियन यूनियन के साथ अपने ट्रेड रिलेशन को गहरा करने के लिए एक्साइटेड है और स्पेशली टेक्नोलॉजी और ट्रेड के इन एरियाज में। इसीलिए ये काउंसिल एक सेटअप था। और इसकी घोषणा पिछले साल अर्शुल फंडरलैंड की इंडिया विजिट के दौरान की गई थी।
रोजी, मैं आपसे वापस ये पूछना चाहूंगा, ब्रुसेल्स में दोनों साइड्स इसे एक अच्छे मूवमेंट के रूप में सेल करना चाहते हैं। इसमें फर्क है। एक मेजर ईयू का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, उस पर हमें और बताइए। Tell us more on that. You're right. आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर हर कोई खुश नहीं है और ईयू इस वक्त एक बड़े मिशन पर है जो पोल्यूटर्स को भुगतान करने की कोशिश करने के लिए कहता है ताकि क्लाइमेट पॉलिसीज यूरोपियन यूनियन के अंदर और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए। There are fears of what's called वहाँ कार्बन लीकेज का डर है और यहीं पर बिजनेस ईयू के बाहर कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्शन को रिलोकेट करेगा जहाँ पर कॉस्ट को कम करने के लिए कम सख्त पॉलिसीज हैं और इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने कार्बन इंटेंसिव गुड्स फॉर एग्जांपल सीमेंट और स्टील के इंपोर्ट को एसेंशियली और ज्यादा महंगा बनाकर उसमें कटौती करने के लिए नई पॉलिसीज को हायर किया गया है और वो इन दोनों साइड्स के बीच इशू का एक बिग बोन बन रहा है। a big bone of contention between these two sides. Charu, चारू, ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? issue for the Indian government. Oh, India is really भारत इसमें वास्तव में सावधान है। इंडिया इसे ऑलमोस्ट एक ट्रेड बैरियर के रूप में देखता है। looking at this as a trade barrier. India इंडिया का कहना है कि ये लॉ इंडिया के एक्सपोर्टर्स और खासकर एनर्जी इंटेंसिव प्रोडक्शन के एक्सपोर्टर्स के लिए कॉस्ट बढ़ाने वाला है। exporters and especially of exporters of energy intensive products, you know, there's वो स्टील्स है, एल्युमिनियम है, सीमेंट है और फर्टिलाइजर्स भी हैं। इसीलिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं जो प्रभावित होंगे और उनकी कीमतें भी बढ़ने वाली हैं। इंडिया ने कहा कि ये अनफेयर है और कई एनालिस्ट का ये मानना है कि ये इंडियन एक्सपोर्टर्स को दूसरे मार्केट्स की ओर देखने के लिए मजबूर कर सकता है जहां इस तरह के टैक्सेस ना हो। do not exist. So it's इसीलिए ये दोनों पार्टनर्स के बीच ट्रेड रिलेशन के लिए एक ऑलमोस्ट बहुत ही डेंजरस क्लॉज है। relationship between the two partners. Charu, अगर ये मैकेनिज्म इंडिया के साइड के लिए इतना टफ इशू है तो ईयू के फॉरेन पॉलिसी को बनाने वाले ऑफिशियल्स क्या हैं? making of the EU's foreign policy chief Josep Borrell चीफ जोसेफ बोरेल ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि ब्लॉक को इंडिया में रशियन ऑयल को यूरोप में रिफाइंड फ्यूल के रूप में रीसेल करने पर रोक लगानी चाहिए। Europe as refined fuel. Well, Chris, India is yet to respond to इंडिया ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है और हमें अभी भी ये देखना है कि क्या जोसेफ बोरेल पर्सनली इसे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ उठाने जा रहे हैं। but मगर ये माना जाता है कि मोरल स्टेटमेंट इंडिया से ज्यादा ईयू के इम्पोर्टर्स के बारे में है EU importers क्योंकि अगर आप उनके बयानों को करीब से देखें तो उन्होंने ये कहा है कि इंडिया अगर इसे बेच रहा है तो बस इसीलिए क्योंकि यहाँ कोई खरीद रहा है someone here is buying and we और हमें ये देखना होगा कि कौन खरीद रहा है। तो ऐसा लगता है कि बोरेल बड़े पैमाने पर यूरोपियन यूनियन में इंपोर्टर्स को एड्रेस कर रहे हैं जो प्रोसेस्ड क्रूड ऑयल खरीदते हैं और जिस पर बोरेल या ईयू को डाउट है कि इंडिया उस क्रू से बाहर आ रहा है जिसे इंडिया रशिया से खरीद रहा है। India has been buying from Russia. Rosie, रोजी, ब्रुसेल्स में आपसे ये पूछना चाहूंगा क्योंकि ईयू जोखिम कम करना चाहता है लेकिन चाइना से अलग नहीं होना चाहता है, क्या इंडिया के इक्वली इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर के अल्टरनेटिव के रूप में काम करने की संभावना है? partner. Well, as I said, जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया यूरोप में एक अल्टरनेटिव पार्टनर है लेकिन सिर्फ उन रीजंस की वजह से नहीं है जो मैंने कहा बल्कि सिर्फ सिंपल रीजंस के लिए भी कि ये चाइना नहीं है। ब्रुसेल बीजिंग पर निर्भरता से दूर अपने सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है कि इंडिया निश्चित रूप से इसका हिस्सा होगा। part of that, although हालांकि ब्रुसेल्स का बीजिंग के साथ रिलेशन इतना व्यापक है कि इसकी संभावना नहीं है कि इंडिया उन सभी एरियाज में उन सप्लाई चेन्स को रिप्लेस करने में सक्षम होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स के सप्लाई की बात आती है तो ईयू नॉर्थ अमेरिका की ओर देखता है। अब दोनों साइड्स ये कहते हैं कि वो यहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं but there are no breakthrough expected when it comes to लेकिन जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात आती है जिसका चारू ने अभी मेंशन किया, उन पर किसी सफलता की उम्मीद नहीं है। इसीलिए अगर वो टाइज को और भी गहरा करना चाहते हैं तो ये एक अलग स्टेप होगा जिसकी ट्यूसडे टॉक में किसी भी तरह की सफलता या उन फ्रंट्स पर किसी भी तरह के स्टेप की उम्मीद नहीं है। Rosie Burchard in Brussels and Charu Karthikey in Delhi. Thanks to you both. अमर शर्मा ने कमेंट किया है, लोल ये सॉफ्ट रेसिज्म है, ये जो रिप्रेजेंटेशन इमेज वीडियोस हैं, मुझे यकीन है कि यूरोप में भी ऐसे पुअर एरियाज होंगे। इंडिया जैसी डेमोक्रेसी को रोकने के लिए यूरोप ने काफी हाथ पैर मारे हैं मगर एंड में उनके हाथ कुछ नहीं लगा और अब शायद यूरोप की अकल में ये आ गया होगा कि इंडिया पीछे हटने वालों में से नहीं है और यूरोप जो इंडिया को कंट्रोल करना चाहता था वो पॉसिबल नहीं है। अगला कमेंट है राजीव चक्रवर्ती का। इन्होंने कमेंट किया है, चारू और DW। अब तो मुझे भी यही लगता है कि DW के पास चारू कार्तिकेय को छोड़कर और कोई करस्पॉन्डेंट है भी नहीं जो इंडिया की तरफ से कोई भी एनालिसिस दे सके। शायद इसीलिए DW कम नॉलेज वाले चारू कार्तिकेय को ही हायर कर चुका है। अगला कमेंट है सिनलैंडर का। इन्होंने कमेंट किया है, अगर EU डेमोक्रेसीज के साथ व्यापार करना चाहता है तो उसने पीढ़ियों से ऑस्ट्रेलिया पर प्यूनेटिव ट्रेड बार्गोज क्यों लगाए हैं?
इनके कमेंट पर KTH ने रिप्लाई किया है क्योंकि वो लोग हिपोक्रेटिक है। अगला कमेंट है गैस्पर क्राबले का। इन्होंने कमेंट किया है फर्स्ट मूव टू चेकमेट चाइना। चाइना जैसे कम्युनिस्ट कंट्री को छोड़ना ही बेहतर है। हाँ, वैसे इस इंटरव्यू में एक पते की बात मुझे भी यही लगी है कि EU चाइना को छोड़ना चाहता है, चाइना पर अपने डिपेंडेंस को कम करना चाहता है। हो सकता है कि चाइना से अलग होकर EU की अकल पर जो पत्थर पड़े हैं वो हट जाए और फिर EU शायद इलॉजिकल स्टेटमेंट्स देना बंद कर दे। अगला कमेंट है आदित्य जयेश का। इन्होंने कमेंट किया है जर्मन चारू पर इतना भरोसा करते हैं कि वो इंडिया और जर्मनी के बीच World War 3 स्टार्ट कर सकता है अगर वो दुनिया को डार्क और डिस्ट्रॉय करना चाहता है। DW को अब ग्रो अप करना बहुत जरूरी है। अगला कमेंट है आर्यन टाइगर का। इन्होंने कमेंट किया है कि भारत के मामले को दिखाने के लिए DW वेस्टर्न स्लेव्स को एम्प्लॉय करता है। अगला कमेंट है अकाउंट फॉर कमेंटिंग का। इन्होंने कमेंट किया है कि एक इंडियन के रूप में मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया कार्बन आउटपुट पर अपने प्रतिबंधों को मजबूत करे, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सेम प्लेनेट में रहते हैं और हमें इसकी रक्षा के लिए एक साथ आने की जरूरत है। काश इन बातों को EU भी समझ पाता। अगला कमेंट है करण वर्मा का। इन्होंने कमेंट किया है एंशिएंट इंडिया के लिए रोम एम्पायर और ग्रीक्स एक अच्छे ट्रेड पार्टनर्स थे। चलिए देखते हैं कि ये डरपोक किस तरह से बिजनेस करते हैं। जिस कंट्री को रूल्स और रेगुलेशंस का ही नहीं पता वो बिजनेस कैसे करेंगे ये तो ऊपर वाला ही जाने। अगला कमेंट है कुमार सानू गुप्ता का। इन्होंने कमेंट किया है कि EU और इंडिया के रिलेशन की संभावना नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं, काम नहीं होंगे। बिना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट के कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता है। अब चाहे जल्दी ही हो या बाद में यूरोप चाइना को ज्वाइन करने के लिए USA से भी अलग हो जाएगा। अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी फितरत ही नहीं बदलती, जैसे कि पाकिस्तान को ही देख लीजिए। और फिर यूरोप जो इतने सालों से इंडिया को रशियन ऑयल खरीदने के लिए मना कर रहा था, आखिर में वो इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करना चाहता है और इंडिया के साथ काफी सारे सेक्टर्स में आगे बढ़ना चाहता है। अब ये आज ये कह रहे हैं और कल क्या कहेंगे ये तो ऊपर वाला ही जाने। अगला कमेंट है आशु का। इन्होंने कमेंट किया है जब चारू DW पर नहीं होते हैं तब या तो वो जॉइंट फूकते हैं या अपने रूम में काउच पर सोते रहते हैं। अगला कमेंट है सैफ अली का। इन्होंने कमेंट किया है DW न्यूज के लिए चारू इम्पैक्ट प्लेयर है। अगला कमेंट है जॉन का। चारू भी लाइक मुझे सब आता है। अगला कमेंट है बेस बैक जनरल का। इन्होंने कमेंट किया है मुझे उम्मीद है कि ट्रेड डेट दोनों साइड्स के लिए प्रॉफिटेबल हो। अगर इंडिया रशिया से खरीदना चाहता है तो ये उनका बिजनेस है, हमें दखल नहीं देनी चाहिए। वैसे जब EU और अमेरिका को इंडिया की जरूरत पड़ती है सिर्फ तभी उनके लिए इंडिया एक डेमोक्रेसी होती है। मगर इंडिया भी अब वेस्ट से काफी अवेयर रहने लगा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हिपोक्रेटिक्स का कोई भरोसा नहीं होता, न जाने कब वो अपना रंग बदल ले। अगला कमेंट है DSKJ85Q का। इन्होंने कमेंट किया है इंडिया को काफी केयरफुल रहने की जरूरत है। वो आपके साथ भी वैसे ही बदलेंगे जैसा कि उन्होंने दूसरों के साथ किया था। इतिहास झूठ नहीं कहता। अगला कमेंट है सौरभ का। इन्होंने कमेंट किया है चारू इज सन इन लॉ ऑफ TW। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।